Hello, my dear student. This is Dr. Mahipal Chaudhary, Zoology faculty, CLC Seeker. And today we are going to discuss about your mid-session test number 3, Zoology section part first. Let's see here question number 91. Mechanism of breathing and the organs involved varies among different group of animals. This differences is depends on mechanism of breathing में involved organs से जो है वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में मेनली किस पे डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड कर सकता है। ऐसे ही सेफ एंड साइज की बात करें तो नहीं, हैबिटेट की बात करें तो बिल्कुल हैबिटेट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि एनिमल अगर एक्वेटिक हैबिटेट में होंगे तो जनरल बॉडी सरफेस से एक्सचेंज हो सकता है या गिल्स से हो सकता है, या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाले एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन लाइक लंग्स हो सकते हैं। इसी वजह से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हैबिटेट दोनों पे डिपेंड करता है। इसी वजह से ऐसा ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड से दिया हुआ है फोर्थ। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो एट विच थोरेसिक वर्टिब्री डज द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ट्रेकिया डिवाइड करता है मिड थोरेक्स की बात करें तो वहां पे, यानी कि थोरेसिक की फिफ्थ जो वर्टिब्रा होती है वहां पे राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड करता है, और ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है T5 से रिलेटेड सेकंड। इसी वजह से 92 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 में बोला है द डोर्सल, वेंट्रल, लेटरल एंड लोअर साइड ऑफ थोरेसिक चैम्बर इज बाउंडेड बाय। तो डोर्सल साइड की बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल साइड की बात करें तो स्टर्नम एंड रिब्स, लेटरल साइड की बात करें तो रिब्स, एंड लोअर साइड की या पोस्टीरियर साइड की बात करें तो डायफ्राम। ऐसा ऑप्शन देखोगे तो डोर्सल में वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो इससे रिलेटेड दो ऑप्शन दिए हुए। वेंट्रल साइड में स्टर्नम एंड रिब्स दोनों हो सकती है, लेकिन मेनली जैसे स्टर्नम, तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट, और लेटरल साइड में रिब्स होती हैं और पोस्टीरियर साइड की बात करें तो डायफ्राम। इसी वजह से 93 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें तो मूवमेंट ऑफ द एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय। तो लंग्स के अंदर एयर का इनहेल करना या फिर वापस एक्सपेल आउट करना, ये प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है, और इसी वजह से पहला ऑप्शन डिफ्यूजन ऑस्मोसिस नहीं, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ प्रेशर ग्रेडियंट। इसी वजह से 94 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 के अंदर पूछा है एडिशनल मसल विच इम्पैक्ट द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमंस टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को अल्टर करने के लिए, एनहेंस करने के लिए जो एडिशनल मसल्स होती हैं वो अपने एब्डोमेन की मसल्स होती हैं। इसी वजह से एब्डोमिनल मसल से रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे सेकंड। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो 95 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है ऑलमोस्ट सेम PCO2 इन ह्यूमन इज फाउंड इन। सेम PCO2 किसमें होगा ह्यूमन की बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो PCO2 40 एंड टिश्यू की बात करें तो 45 mmHg। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल सेम नहीं हो सकता। डीऑक्सीडाइज, तो पहले बात तो ऑक्सीडाइज जो है वो ऑक्सीडेशन जो है वो नहीं होता ब्लड का, एंड टिश्यू ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू, बिल्कुल सही बात है। टिश्यू लेवल पे भी PCO2 45 mmHg और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी 45। इसी वजह से ऐसा ऑप्शन दिया हुआ फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा है व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंज इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू द अर्ज टू ब्रीथ। अगर आप अपने ब्रीथ को होल्ड करते हो, रोक लेते हो अपनी सांसें, तो उस कंडीशन में कौन सी कंडीशन जो है वो आपको ब्रीथ के लिए अर्ज डेवलप करवाएगी। तो उससे रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ फॉलोइंग O2 नहीं, O2 का मेन सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है। सिग्निफिकेंट रोल H+ आयंस की कंसंट्रेशन एंड CO2 का होता है, और CO2 का लेवल बढ़ा हुआ, H+ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई, तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन से रिलेटेड फोर्थ। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो उसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा है CO2 + H2 और ये रिएक्शन करवाने में पार्टिसिपेट कर रहा है A, और दूसरी तरफ H2CO3 को ब्रेक किया जा रहा है CO3-।
और H प्लस के अंदर B। तो यहाँ पे नेम दी एंजाइम्स A एंड B इन अबोव इक्वेशन। इस इक्वेशन में A और B क्या हो सकता है? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, तो चाहे A हो या फिर B हो, जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम से रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है A और B के लिए सेकंड। इसी वजह से 98 की बात करें तो 98 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा है, ए राइज इन लेवल ऑफ PCO2 और फॉल इन pH डिक्रीज द ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ ए हेमोग्लोबिन एट एल्वियोलाई लेवल। PCO2 कहां बढ़ता है? तो टिश्यूज जो है उनके द्वारा O2 को यूटिलाइज करते हुए जब ATP प्रोड्यूस की जाती है तो वहां बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में CO2 बनता है। और वहां पे एसिडिसिटी की बात करें, pH की बात करें तो pH डिक्रीज होता है, एसिडिसिटी इंक्रीज होती है। तो ऐसा ऑप्शन जो है वो टिश्यू लेवल पे होती है ऐसी कहानी। इसी वजह से एट एल्वियोलाई लेवल नहीं, इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, इन टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल से रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 100 में बोला है, रिसेप्टर इन aortic arc and carotid arc recognize the change in the concentration of aortic arc की बात करें या जैसे अपने aorta का आर्च aorta वाला पार्ट होता है वहां से जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है राइज होती है उसके अंदर, या फिर aortic आर्च की बात करें तो उसके अंदर आर्टेरियल ब्लड की बात करें तो उसमें H प्लस एंड CO2 की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो इससे रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड, H प्लस एंड CO2 से रिलेटेड। और इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। Then question number 101, occupational respiratory disorder can be prevented by। तो occupational respiratory disorder को किससे प्रिवेंट किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वी आर वियरिंग प्रोटेक्टिव मास्क। बिल्कुल सही बात है, अगर प्रोटेक्टिव मास्क वियर करेंगे तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के चांस कम होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है। सेकंड में दिया हुआ है अवॉइड एरिया विथ इंक्रीज लेवल ऑफ डस्ट एंड स्मोक। बिल्कुल सही बात है, जहां पे इनका लेवल ज्यादा होता है डस्ट या फिर पॉल्यूटेंट्स वगैरह का, अगर उसको अवॉइड किया जाए, एक्सपोज ही ना हो, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। थर्ड में दिया हुआ है इंटेक ऑफ हिस्टामिन्स डेली, नहीं। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। इसी वजह से फोर्थ ऑप्शन जो है उसमें फर्स्ट और सेकंड से रिलेटेड दोनों इंफॉर्मेशन करेक्ट है। इसी वजह से 101 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 102 में असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, मैमल्स परफॉर्म नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। बिल्कुल सही बात है, मैमल्स के अंदर ब्रीथिंग जो है वो नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग होता है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल्स जो होती हैं उनमें रेस्पिरेटरी मसल्स में लाइक EICM उनमें कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पहले थोरेसिक कैविटी चैम्बर जो है वो एक्सपेंड होता है और उसकी वजह से जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है वो एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, नेगेटिव होगा। और उसकी वजह से एयर जो है एटमॉस्फेयर से कहाँ आती है? अपने लंग्स के अंदर आती है। और इसी वजह से इसको नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग के बतौर कंसिडर करेंगे। साथ ही रीजन में दिया हुआ है यूजिंग मस्कुलर मूवमेंट मैमल्स क्रिएट ए प्रेशर ग्रेडियंट सो दैट दे कैन परफॉर्म इंस्पायरेशन। बिल्कुल सही बात है, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। एंड रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, इसी वजह से बहुत असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 में बोला है CO2 ट्रांसपोर्टेशन कैन अकर्स थ्रू RBCs। बिल्कुल सही बात है, RBCs से CO2 ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। एंजाइम्स कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज एब्सेंट, एब्सेंट नहीं प्रेजेंट होता है इन ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। अमाउंट उसका परसेंटेज जो है वो जरूर कम होता है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट, एब्सेंट नहीं प्रेजेंट होता है। अब असर्शन ठीक है लेकिन रीजन इनकरेक्ट है, तो इससे रिलेटेड ऑप्शन तलाशोगे तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इन नॉर्मल ब्रीथिंग इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होता है, उसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ATP कंज्यूम किए जाते हैं, तो ये एक्टिव प्रोसेस है।
इंस्पायरेशन इज फैसिलिटेटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड EICM। बिल्कुल ये बात भी सही है। इसी वजह से असर्शन की बात करें तो असर्शन भी करेक्ट है, और साथ ही रीजन की बात करें तो रीजन भी करेक्ट है, और साथ ही रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, और इससे रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन फर्स्ट। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 105 में बोला है बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन इज डिपेंड्स अपॉन। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप होना मेनली किस पे डिपेंड करता है, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ फैक्टर्स जो हैं वो ध्यान रखने हैं। इन फैक्टर्स की बात करें तो इनमें दिया हुआ है पहले PCO2, बिल्कुल PCO2 पे भी डिपेंड करता है। PO2 और PCO2 दोनों पे डिपेंड करता है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है H प्लस कंसंट्रेशन की बात करें तो इस पे भी डिपेंड करता है, और साथ ही टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। यानी कि ये सभी फैक्टर्स जो इन पे डिपेंड करता है। इसी वजह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है फोर्थ वाला। इसी वजह से 105 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ। देन क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें तो मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। कॉलम फर्स्ट में परसेंटेज CO2 दिया हुआ है ब्लड के अंदर, कॉलम सेकंड में ट्रांसपोर्ट जो है किस फॉर्म में हो रहा है उसके लिए रिप्रेजेंट किया हुआ है, और करेक्ट मैचिंग जो है वो आपको तलाशनी है। पहला दिया हुआ है 20 to 25%, तो 20 to 25% की बात करें तो वो किसकी फॉर्म के द्वारा होता है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन यानी कि RBCs के द्वारा होता है। ऐसे ही 70% की बात करें तो 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है, और 5 to 7% की बात करें तो डिजॉल्व विद प्लाज्मा। अब ऐसी मैचिंग आप तलाशोगे तो ऐसी मैचिंग जिसके अंदर A को सेकेंड के साथ, A को सेकंड के साथ दो ऑप्शन में दिया हुआ है, B को फर्स्ट के साथ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, एंड C थर्ड। तो 106 की बात करें तो 106 जो है इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 107 में दिया पूछा है इन ब्रीथिंग मूवमेंट एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय। एयर वॉल्यूम को किससे एस्टिमेट किया जाता है, तो बहुत सिंपल है, स्पायरोमीटर, स्टेथोस्कोप नहीं, हाइग्रोमीटर नहीं, स्पायरोमीटर। इसी वजह से 107 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा है टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलस कैपिलरी। एल्वियोलस कैपिलरी की जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है इसकी टोटल थिकनेस कितनी होती है, तो टोटल थिकनेस लेस देन 1 mm। ऐसा ऑप्शन लेस देन 1 cm ये भी नहीं होगा, लेस देन 1 इंच, लेस देन 1 इंच डेफिनेटली ये भी होगा, लेकिन उससे भी इंच में नहीं, बहुत कम थिकनेस होती है यानी कि लेस देन 1 mm। तो ऐसा ऑप्शन थर्ड दिया हुआ, इसी वजह से लेस देन 1 mm वाला ऑप्शन जो है वो प्रेफर, मोर देन 1 सेंटीमीटर, मोर देन होने का मतलब ही नहीं है। इसी वजह से आंसर प्रेफर करेंगे कौन सा वाला, थर्ड वाला। इसी वजह से 108 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। Then question number 109. The fluid which reduce the friction on the lung surface is present in between double layered pleura, within single layered pleura, in between cuticle layer, within mucous membrane and surrounding the lungs। तो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है इन बिटवीन डबल लेयर्ड प्लूरा। डबल लेयर्ड प्लूरा की बात करें तो उसके बीच में जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें ये प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है जो सरफेस, जो फ्रिक्शन जो है उसको रिड्यूस करने का काम करेगा। देन क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा व्हाट परसेंटेज ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC एंड प्लाज्मा रेस्पेक्टिवली इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वो RBC जो है उनके द्वारा तो कितना होता है 97%, और प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा के द्वारा होता है 3%, और 93 एंड 3 से रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ सेकंड। इसी वजह से 110 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें तो इसमें पूछा है रीड द लेबलिंग एंड चूज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको देखना है इस लेबलिंग में। पहला दिया हुआ है ए की बात करें तो ए ग्लोटिस नहीं, जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट की भी है ए, ये एपिग्लोटिस है, तो शायद ए जो है यही इनकरेक्ट है। बी की बात करें तो बी ट्रेकिया,
सी की बात करें तो सी प्लूरल मेम्ब्रेन है, बिल्कुल सही है। और डी की बात करें तो डी एल्वियोलाई। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में ए ग्लोटिस नहीं, ए एपिग्लोटिस है। और क्वेश्चन ने इनकरेक्ट पूछा तो इनकरेक्ट से रिलेटेड फर्स्ट मैचिंग है। 111 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा है रेस्पिरेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। रेस्पिरेशन जो है इसमें कौन कौन से स्टेप्स जो हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है, उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन देखना है। पहला दिया हुआ ब्रीथिंग, बिल्कुल सही बात है, सबसे पहला स्टेप यही होगा। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ये बात भी सही है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन से गैसेस का डिफ्यूजन होगा O2 ब्लड के अंदर और CO2 ब्लड से एल्वियोलाई में। देन ट्रांसपोर्टेड ऑफ गैसेस बाई ब्लड, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस होगा ब्लड के द्वारा, ये बात भी सही है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ये बात भी सही है। एंड देन सेलुलर रेस्पिरेशन, ये बात भी सही है। यानी कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर रेस्पिरेशन, सारे स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट है। और 1 2 3 4 एंड 5 से रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ फोर्थ। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 113, choose the activity of A, B, C and D during expiration। एक्सपायरेशन की बात करें तो एक्सपायरेशन में A, B, C और D की बात करें तो इनकी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करना है। A की बात करें तो A जो है ये इसके लिए बोला है EICM रिलैक्स। एक्सपायरेशन की बात करें तो एक्सपायरेशन के दौरान एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करती हैं, ये बात सही है। लेकिन इससे रिलेटेड ऑप्शन जो है 113 के अंदर फर्स्ट एंड थर्ड दोनों दे रखे हैं। अब दिया हुआ है बी के लिए, बी की बात करें तो बी डायफ्राम। डायफ्राम की बात करें तो एक्सपायरेशन के दौरान डायफ्राम डोम शेप होता है, तो डायफ्राम फ्लैट नहीं होता है, डायफ्राम डोम शेप। फ्लैट तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में होता है, तो डोम शेप से रिलेटेड फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। सी की बात करें तो सी एयर एक्सपेल्ड होगी, बिल्कुल सही बात है। और डी की बात करें तो डिक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम, बिल्कुल वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, इससे रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा है विच वन इज नॉट हैपन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के टाइम में कौन सा नहीं होगा? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, ये तो करता है। EICM की बात करें तो इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स, बिल्कुल सही बात है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। लेकिन EICM रिलैक्स, EICM की बात करें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में रिलैक्स नहीं, इनमें तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसा सेकंड ऑप्शन में रिप्रेजेंट किया है। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है नॉट हैपेंड, तो नॉट हैपेंड से रिलेटेड ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है फोर्थ में। इसी वजह से 114 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 115 मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। एक तरफ वॉल्यूम एंड वॉल्यूम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके डेटा। टाइडल वॉल्यूम की बात करें तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? नॉर्मल जो वॉल्यूम एयर का इनहेल या एक्सपेल आउट करते हैं 500 ml होगा। ऐसे ही इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो इसकी वैल्यू जो है वो 2500 to 3000 ml हो सकती है। देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 to 1100 ml एंड रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो 1100 से 1200 ml। ऐसी आप मैचिंग जो है वो ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट के अंदर सेकंड, फर्स्ट में सेकंड से रिलेटेड दो ऑप्शन। बी की बात करें तो बी के अंदर फर्स्ट, बी के अंदर फर्स्ट एंड थर्ड में दिया हुआ। और सी की बात करें तो सी में, सी जो ऑप्शन है इसके अंदर फोर्थ दिया हुआ है, तो सी में फोर्थ से रिलेटेड फर्स्ट ऑप्शन है। और डी की बात करें तो डी के अंदर थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा सीक्वेंस की बात करें तो ये ठीक नहीं है, इसी वजह से क्वेश्चन के अंदर जो 4 ऑप्शन दिए हुए उसके अकॉर्डिंग जो अप्रोप्रिएट सीक्वेंस रहेगी वो कौन सी है? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें तो 115 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 ऑक्सीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसके अंदर राइट शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट किया हुआ। हाउ मेनी फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर राइट शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो राइट शिफ्टिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होंगे? तो लो PO2 का लो हो जाना और PCO2 का बढ़ जाना, बिल्कुल ये राइट साइड में कर्व को शिफ्ट करवाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। देन हाई
टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर जब हाई होगा यानी कि बीएमआर हाई होगा, उस कंडीशन में O2 कंजप्शन हाई होगा यानी O2 लो हो जाएगा और CO2 प्रोड्यूस होगा, ये बात भी सही है। पीएच हाई नहीं होगी उस टाइम में, पीएच की बात करें तो वो तो डिक्रीज होती है। हाई H प्लस आयन, ये बात सही है, H प्लस आयन्स जो है उनका हाई होना भी। चूज दी कलेक्शन अप्रोप्रिएट, तो यहाँ पे आपको 3 जो है 3 ऑप्शन है वो राइट शिफ्टिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 117, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 अकर्ड इन फॉर्म। CO2 ट्रांसपोर्टेशन किस किस फॉर्म में हो सकता है? 20 to 25% कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही बात है। 70% बाइकार्बोनेट, 7% डिजॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा, ये बात भी सही है। ऑल, इसी वजह से 117 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला। Then question number 118, a chronic disorder in which alveolar wall are damaged due to which respiratory surface is decreased. Respiratory surface decrease हो जाना और एक ऐसा chronic disorder जिसके अंदर alveolar wall जो है वो डैमेज होने की वजह से respiratory surface decrease हो रहा है तो उसको बोलते हैं एम्फाइसेमा। इसी वजह से 118 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेकेंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा है, ए पोर्शन ऑफ which is the common passage for food and air is। food and air की बात करें तो उसके लिए common passage जो है उसको बोलते हैं pharynx, और pharynx से रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 119 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। यहाँ पे सीक्वेंस में थोड़ी सी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। मुख की बात करें तो ये फोर्थ नंबर पे है, तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। Then question number 120, which one is happens during inspiration। इंस्पायरेशन की बात करें तो उस टाइम में कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती है? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल होता है, साथ ही EICM की बात करें तो उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स, वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स डिक्रीज नहीं होता है, ये तो इंक्रीज होता है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, बिल्कुल बात है, फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो दोनों ठीक है। 120 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला। Then question number 121, 97% ऑक्सीजन इन ट्रांसपोर्टेड बाय RBCs। RBCs के द्वारा 97% ऑक्सीजन जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन फॉर्म ऑफ डिजॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा नहीं, इन फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन नहीं, इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट नहीं, बाय RBC। इसी वजह से 121 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 122, dissociation of CO2 from carb amino hemoglobin takes place when। CO2 का की बात करें तो उससे कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन किसकी वजह से होता है और कब होगा? तो डेफिनेटली एल्वियोलाई लेवल पे होता है। और क्यों होगा? तो वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो बढ़ता है, उसकी वजह से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 122 के अंदर ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें PCO2 लो एंड PO2 इज हाई इन टिश्यू, टिश्यू में नहीं एल्वियोलाई में। PCO2 इज हाई, PO2 इज लो नहीं, PCO2 इज लो एंड PO2 इज हाई इन एल्वियोलाई, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन में करेक्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसी वजह से 122 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 123, डेड स्पेस वॉल्यूम। डेड स्पेस वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन एल्वियोलाई नहीं, सही बात नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 123 के अंदर सेकंड ऑप्शन में ही दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ एयर इन ब्रोंकियल ट्री, ये बात सही है। ब्रोंकियल ट्री के अंदर जो एयर प्रेजेंट होता है जो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको बोला जाता है डेड स्पेस वॉल्यूम। तो ऐसा करेक्ट आंसर जो है 123 का जो है वो होगा सेकेंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब जो वॉल्यूम नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज होती हैं ब्रीथिंग में उनमें इन्वॉल्व होता है, तो टाइडल वॉल्यूम होता है, ERV होता है, IRV होता है, तो उस सब का सम जो है उसी को क्या बोलेंगे? वाइटल कैपेसिटी। यानी कि जो 4 टाइप्स ऑफ वॉल्यूम होते हैं उनके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम वाइटल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, बाकी तीनों वॉल्यूम का सम। तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ IRV, ERV प्लस TV। 124 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला। Then question number 125, dissociation of oxyhemoglobin due to high CO2 concentration in tissue level is called।
टिश्यू लेवल की बात करें तो हाई CO2 कंसंट्रेशन की वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन जो होता है उसको बोला जाता है बोर इफेक्ट, और बोर इफेक्ट से रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन, इसी वजह से 125 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, व्हाइल असेंडिंग अप ए माउंटेन वन गेट्स लेस ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन हाइपोक्सिया। बिल्कुल सही बात है, हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो लो होने की वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है, तो असर्शन ठीक है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज इन दी एयर एट हाई एल्टीट्यूड, इंक्रीज नहीं होता है। हाई एल्टीट्यूड पे तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा, तो रीजन जो है वो ठीक नहीं, और असर्शन ट्रू हो रीजन फॉल्स हो तो इससे रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड। तो 126 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127 में पूछा है असर्शन में मेजर पार्ट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। बिल्कुल सही बात है। रीजन की बात करें तो रीजन में बोला है 0.3 ml CO2 इज ट्रांसपोर्टेड पर 100 ml ऑफ ब्लड इन डिजॉल्व्ड स्टेट इन प्लाज्मा। डिजॉल्व्ड स्टेट की बात करें तो उसके अंदर तो 5 to 7% जो है वही ट्रांसपोर्ट होता है, बात तो सही है, लेकिन ऊपर असर्शन के अंदर बोला है मेजर पार्ट के लिए, तो मेजर पार्ट तो जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में या बाइकार्बोनेट की फॉर्म में हो रहा है, तो बातें तो दोनों सही हैं लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इससे रिलेटेड आप ऑप्शन देखोगे तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 127 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा असर्शन हीमोग्लोबिन कैन नॉट गेट सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन मोर देन 97%, ये बात बिल्कुल सही है। फिर आगे बोला है रीजन के अंदर बिकॉज सम ऑफ द ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेट 3% ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड प्लाज्मा इन डिजॉल्व फॉर्म, ये बात भी सही है, यानी कि असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसी वजह से बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आप असर्शन 128 की बात करें तो इसका भी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकेंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 129 फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन है और इसके अंदर पूछा है असर्शन के अंदर द ब्लड ट्रांसपोर्ट CO2 कंपैरेटिवली इजीली, बात सही है। रीजन की बात करें तो ड्यूरिंग CO2 ट्रांसपोर्टेशन क्लोराइड आयंस डिफ्यूज फ्रॉम प्लाज्मा इनटू द इरिथ्रोसाइट टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस, बिल्कुल सही बात है। आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए क्लोराइड शिफ्टिंग होती है, तो असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, तो इससे रिलेटेड बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसका भी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकेंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 130 में पूछा अरेंज दी फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम की इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सेट करना है, तो सबसे कम टाइडल वॉल्यूम ठीक है, देन रेजिडुअल वॉल्यूम ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, तो ये जो सीक्वेंस दी हुई है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी है। टाइडल वॉल्यूम की बात करें तो ये 500 ml, रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो 1100 से 1200 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो 2500 से 3000 ml और वाइटल कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो ऐसा ऑर्डर दिया हुआ फर्स्ट में A, B, C एंड D से रिलेटेड, इसी वजह से 130 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला। Then question number 131. Figure show schematic plan of blood circulation in human with label A to D. Identify the label and give its a function. लेवल को आइडेंटिफाई करते हुए इसके करेक्ट फंक्शन जो उनको ऑब्जर्व करना है। ए की बात करें तो ए पल्मोनरी वेन है और पल्मोनरी वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से किसके पास, लेफ्ट एट्रियम के पास। बी की बात करें तो बी जो है वो सिस्टेमिक आर्टरी है। सी की बात करें तो ये सिस्टेमिक वेन है और डी की बात करें तो ये पल्मोनरी आर्टरी है। अब इनसे रिलेटेड आप ऑप्शन तलाशोगे। डी एक सबसे पहले डी के लिए बोल रहा है डोर्सल अवोल्टा, गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ठीक नहीं। फिर ए के लिए बोल रहा है पल्मोनरी वेन, ए पल्मोनरी वेन तो है, ये तो ठीक है। टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, नहीं ये इनकरेक्ट हो गया, इम्प्योर नहीं। पल्मोनरी वेन्स जो है लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको कलेक्ट करती हैं। बी के लिए बोल रहा है पल्मोनरी आर्टरी, बी की बात करें तो बी पल्मोनरी आर्टरी नहीं है, बी तो क्या है सिस्टेमिक आर्टरी। डी की सी के लिए बोला गया है फोर्थ ऑप्शन में वेना केवा, सी वेना केवा
जो है बिल्कुल सही बात है। सिस्टेमिक वेन बोल दो या वेना केवा, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है, टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द राइट ऑरिकल, ये बात भी सही है। और इसमें PCO2 की बात करें तो 45 mm ऑफ Hg, यानी कि फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन में करेक्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसी वजह से 131 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 132, hemoglobin is having maximum affinity with CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, O2 एंड NH3। तो डेफिनेटली कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी, ये ऑक्सीडाइज कर देता है हीमोग्लोबिन को और साथ ही परमानेंट बॉन्डिंग भी शो करता है और इसकी बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो सबसे ज्यादा होगी, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 132 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 133, hiccups can be best described as forceful sudden expiration, नहीं एक्सपायरेशन के टाइम में नहीं, इंस्पायरेशन की बात करें उस टाइम में हिकअप्स फील होते हैं और वो भी जर्की इनकम्प्लीट इंस्पायरेशन, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन जो उसमें करेक्ट इंफॉर्मेशन है। वाइब्रेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट ड्यूरिंग ब्रीथिंग, नहीं सॉफ्ट पैलेट का नहीं है। और साथ ही साइन ऑफ इंडाइजेशन, नहीं। तो सेकंड ऑप्शन जो है झटकेदार अपूर्ण अंतःश्वसन जो है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा 133 का। देन क्वेश्चन नंबर 134, व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू इज इनएडिक्वेट द कंडीशन इज हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है 134 में, करेक्ट आंसर जो होगा वो सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 135 की बात करें, द ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इज रिलेटेड विद, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की बात करें तो वो किससे रिलेटेड है? पहला दिया हुआ है ब्लड पॉइजनिंग, ब्लड पॉइजनिंग नहीं। कोलैप्स ऑफ एल्वियोलर वॉल, ये भी नहीं होता। फेलियर ऑफ वेंटिलेशन ऑफ लंग्स, बिल्कुल ये बात है, लंग्स के फेलियर की बात करें तो उसकी ये कंडीशन हो सकती है। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी फेलियर ऑफ लंग से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की बात करें तो ये तब होगी जब सपोज करो आप प्योर या हाई पार्शियल प्रेशर वाली एयर जो है उसको इनहेल करते हो, तो उस कंडीशन में अपने जो लंग्स होते हैं उनके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम जो है, उस रेजिडुअल वॉल्यूम के अंदर भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होगा और सडनली इसे हाई ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर वाली एयर की बात करें तो उसका वेंटिलेशन जब बंद कर देते हैं तो उस कंडीशन में रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो उसके अंदर भी सडन ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर, यानी कि गैसेस जो है उनका एक्सचेंज और डिफ्यूजन जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, यानी कि फेलियर ऑफ वेंटिलेशन ऑफ लंग्स की बात करें तो वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 135 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। इसी के साथ अपन ने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की क्वेश्चन यहाँ कंप्लीटली कवर किए। आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। इसी के साथ फिर से मिलेंगे किसी नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।